हेलो एवरीवन। हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक होगा 500 सीरीज के बचे हुए रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट 510। सो आज हम 560, 570 एंड 580 इन तीनों स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करेंगे। रिवीजन हमारी क्लास नोट्स में से होगी, जो क्लास नोट्स मैं जनरली यूज करता हूं जब इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल डिस्कशंस में हम करते हैं। तो नाउ उन्हीं क्लास नोट्स में से मैं आपको इनकी रिवीजन करा रहा हूं एंड एट द सेम टाइम जो इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम इधर क्वेश्चन बैंक में से या फिर मेन बुक में से कवर अप करते रहेंगे साथ साथ। सो स्टार्ट करते हैं SA 560 के साथ। SA 560 डील करता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को। सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मीनिंग क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द इवेंट जो कब हुए, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन किस टाइम से पहले, बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नाउ अब यदि आप इन्हीं इवेंट्स को अकाउंटिंग के रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के रेफरेंस में पढ़ते हैं, दैट मींस एएस के या इंड एएस के रेफरेंस में पढ़ते हैं, तो ये इवेंट की जो डेट है वहां पर मेंशन है आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने यहां पर आपको एक छोटा सा टाइम स्केल डायग्राम भी दिया है कि लेट्स से फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग हो रही है 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को फाइनेंशियल ईयर बिगिन हुआ, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2020 को। देयर आफ्टर एक डेट मैंने ली है 25 जून, दैट इज द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ये जो पीरियड है 31 मार्च से लेकर 25 जून का, ये पीरियड इवेंट कहलाता है एज पर द एएस और इंड एएस। हाउएवर यदि हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के रेफरेंस में बात करते हैं तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के रेफरेंस में इवेंट्स कौन से हैं जो कब शुरू हुए, बैलेंस शीट डेट के बाद, बट कब तक, अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो यहां पर जो पीरियड लिया गया वो कहां से कहां तक का है, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक का। बट एट द सेम टाइम इस डेफिनेशन में एक पॉइंट को और कवर किया गया, कहा गया इट आल्सो इंक्लूड्स द फैक्ट्स दैट हैव बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वर्ड यूज किया गया है फैक्ट्स, दैट मीन्स नॉट इवेंट्स। इवेंट क्या है? हैपनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का हैपेंड होना, किसी ट्रांजैक्शन का हैपेंड होना। बट यहां पर इसने कहा फैक्ट, मींस इवेंट तो इसी पीरियड के दौरान हुआ है। इवेंट तो 31 मार्च से लेकर 20th ऑफ अगस्त डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक हुआ है, बट उसकी नॉलेज आपको कब मिली? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद आपको पता चला। इन जनरल स्टैंडर्ड कहता है ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद आपको किसी के बारे में पता चलता है, किसी पॉइंट के बारे में पता चलता है। इन जनरल आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हाउएवर यदि आपको यह लगता है कि यह फैक्ट इतना मटेरियल है, इतना सिग्निफिकेंट है कि यदि ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले आपको पता चल जाता तो यह फैक्ट रिक्वायर करता एक मॉडिफिकेशन को इन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन को इन द ऑडिट रिपोर्ट, तो इसके कुछ एडिशनल प्रोसीजर हैं जो स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई किए हैं। सो नाउ अब मेरे पास SA 560 में दो क्लासिफिकेशन आ गई। पहली क्लासिफिकेशन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट और दूसरी क्लासिफिकेशन आ गई फैक्ट्स जिनके बारे में मुझे पता चला कब, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नाउ अब यहां पर ये एक पीरियड ओवरलैपिंग का पीरियड आ गया। ओवरलैपिंग की बात नहीं, रादर कॉन्ट्राडिक्शन की बात आ गई। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्रूवल से लेकर ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच के इवेंट्स रिकॉग्नाइज नहीं करने, लेकिन ऑडिटर को उन इवेंट्स को कंसीडर करना है फॉर द कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर। ऑडिटर को कंसीडर करना है क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ है इस पीरियड के दौरान जिससे इन पीरियड में फाइनेंशियल ईयर 1920 में कोई
भी आपको अकाउंट्स के अंदर कोई एंट्री पास करनी पड़े, कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े, कोई डिस्क्लोजर देना पड़े, बट इन जनरल यदि हम बात करें एएस की, तो एएस के हिसाब से इस पीरियड के दौरान कुछ भी हो, ये करंट पीरियड, जैसे इस एग्जांपल में करंट पीरियड चल रहा है 2021, तो करंट पीरियड में रिकॉग्नाइज्ड होगा अकाउंट्स के हिसाब से। बट ऑडिट क्या कहती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, आप इन पीरियड के दौरान जो इवेंट हुए हैं उनको कंसीडर करो और उनसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्या 1920 में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत थी क्या। बट एज पर एएस इस पीरियड के दौरान के इवेंट्स बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होते। नाउ अब बात करते हैं हम ऑडिट प्रोसीजर्स की। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है इन केस ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। जो सबसे मेन प्रोसीजर है वो इस पीरियड का रहेगा, जो 31 मार्च मींस बैलेंस शीट डेट के बाद से अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिटर को करना क्या है, नंबर 1, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंट अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, पहला काम क्या करना है आपको, यू नीड टू perform the procedures to obtain evidences that all events that require either adjustments or disclosures as per the applicable financial reporting framework, वो सभी events आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं बाय द मैनेजमेंट। और इस पर्पस के लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर में obtain an understanding of management procedures, how management identify these events. He may inquire the management as to the occurrence of significant events that may affect the financial statements. और यदि फाइनेंशियल ईयर क्लोज के बाद कोई क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है और उस क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, उसको रीड कर लीजिए। स्टडी द interim financial statement if any prepared by the entity subsequent to the balance sheet date, and at the same time कि यदि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग्स हुई है तो उस मीटिंग्स के मिनट्स को भी आप रीड कर लीजिए। रीड द मिनट्स ऑफ मीटिंग इफ एनी दैट हेल्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। नाउ अब जब ऑडिटर ने अपने ये प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, तो इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद यदि ऑडिटर किसी इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया था, बट दैट इवेंट रिक्वायर ईदर एनी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, देन ऑडिटर शुड एंश्योर its appropriate treatment in the books of account as per the applicable financial reporting framework. ये एडजस्टमेंट ये खुद नहीं कराएगा, इस एडजस्टमेंट्स के लिए ये मैनेजमेंट को कहेगा कि ये एडजस्टमेंट है इस इवेंट की, ये आपको करनी है या इसका डिस्क्लोजर आपको देना है। एंड मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए कि ऑल नोन इवेंट्स जो मैनेजमेंट की नॉलेज में थे, जिनकी कोई एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर्स होने थे, उनको अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया गया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रोसीजर है जो आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं और इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जैसे 560 का सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट या ब्रीफली एक्सप्लेन ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स या डिस्क्राइब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट। इसके अंदर वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। नंबर 2, इंक्वायरी, कौन से मैटर्स की इंक्वायरी करनी चाहिए। ये जब मैंने आपको अभी प्रोसीजर कराया था तो इस प्रोसीजर के अंदर ही मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ऑडिटर शुड इंक्वायर द मैनेजमेंट एज टू द अकरेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट मे अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इस पे ये स्टार मार्क लगा हुआ था। अब ये स्टार है कहां, कौन कौन सी इंक्वायरी, ये रही मैटर्स टू बी इंक्वायर्ड, ये भी आपको लर्न करनी है। इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया था, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। मई 19 के एग्जाम में आया था 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन। मेसर्स एलएमपी एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट वांट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट as to whether any subsequent event have occurred which might affect the financial statement. Guide Messrs LMP Associates as to the matter जिन पर स्पेसिफिक इंक्वायरी की जा सकती है। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप यदि जनरल आंसर दे दोगे उसके लिए एग्जामिनर आपको कोई मार्क्स अवार्ड नहीं करेगा।
आपको इन इंक्वायरीज में उन्हीं मैटर को लिखना होगा जो मैटर एसए के अंदर, स्टैंडर्ड्स के अंदर बताए गए हैं। अब मैंने यहां पर वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, और यही पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। अब ये आपका लर्निंग का पार्ट आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है किन किन मैटर्स पर इंक्वायरी, मैं एक बार आपको रीड करा देता हूं क्विकली। क्या कोई नई कमिटमेंट्स, बोरोविंग्स, गारंटी, इनके कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं आपने बैलेंस शीट डेट के बाद? क्या किसी असेट्स को बेचने का या खरीदने का कोई डिसीजन लिया गया है या प्लानिंग चल रही है ऐसी कुछ? क्या कैपिटल में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में न्यू शेयर, न्यू डिबेंचर इशू किए गए हैं या उनकी कोई प्लानिंग चल रही है? क्या किसी असेट्स को मिसएप्रोप्रिएट, क्या किसी असेट को एप्रोप्रिएट मतलब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, या कोई असेट ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी डिस्ट्रॉय हो गया? जो कंटीजेंसीज एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पर, क्या उनमें कोई नई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं? वेदर कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आपने की है या आप करने जा रहे हैं? क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे अकाउंटिंग पॉलिसीज की एप्रोप्रिएटनेस अफेक्ट हो रही हो? क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसके कारण अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उनकी मेजरमेंट अफेक्ट हो रही हो? फॉर एग्जांपल कि आपने एक प्रोविजन फॉर बैड डेट बना रखा था, बट व्हाट हैपेंस कि जिस डेटर्स के अगेंस्ट वो प्रोविजन बने हुए थे उस डेटर की इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो गई बाय द कोर्ट, तो उस सिचुएशन में आपको बैड डेट के प्रोविजन को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिससे किसी असेट्स की रिकवरेबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगे? सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 7 मार्क्स का। अब 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये 9 पॉइंट्स हैं, 9 में से 7 तो एटलीस्ट आपको लिखने ही लिखने पड़ेंगे। नाउ इसके बाद फिर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं उस फैक्ट्स की जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद हुए, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद के फैक्ट्स हैं, बट इन फैक्ट्स को भी हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिया। एक वो फैक्ट्स जो अप टू द डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी इशू नहीं हुई थी, उससे पहले तक के समय में आपको इन इवेंट्स के बारे में पता चल गया। इवेंट कौन से हैं? जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले हुए। पता कब चले? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इवेंट तो कब हुआ होगा? ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले। उसकी नॉलेज कब हुई? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बट उसके बाद भी दो क्लासिफिकेशंस हैं। नंबर 1 ऑडिट रिपोर्ट की डेट से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट तक, एंड दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट मतलब जिस डेट पर मैनेजमेंट ने उनको साइन किया है। नाउ अब देखिए, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर द फैक्ट्स नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इन फैक्ट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 वो फैक्ट जो ऑडिटर की नॉलेज में आए कब? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू होने से पहले। और दूसरे वो फैक्ट जो ऑडिटर की नॉलेज में आते हैं आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों ही के रेफरेंस में, क्योंकि ये फैक्ट्स कब पता चले हैं आपको? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और यहां पर तो डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली ये भी ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद ही इशू होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड कहता है इन जनरल आपकी कोई ड्यूटी नहीं है टुवर्ड सच इवेंट। इन जनरल आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। हाउएवर, यदि आपकी ओपिनियन थी, यदि ये फैक्ट आपको पहले पता होते, दैट मींस बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आप इनके ऊपर एक मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करते। तो इस सिचुएशन में यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुई तो आप मैनेजमेंट को कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर दीजिए। आस्क द मैनेजमेंट टू रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली सिचुएशन, मैनेजमेंट एग्री हो गई। अब मैनेजमेंट एग्री हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू ही नहीं हुई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट के पास ही थी, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करा, बट
क्योंकि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट पहले ही बनाकर साइन करके दे चुके थे, अब आपको भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। आपकी ऑडिट रिपोर्ट कैसे चेंज होगी? आपकी ऑडिट रिपोर्ट को चेंज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि आप जो आपकी ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट थी इसी के अंदर एक एडिशनल पैरा डाल दें और बताएं आपने क्या एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं इन रिलेशन टू अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर आप ऑल टुगेदर ही एक नई रिपोर्ट बना करके दे दें। ऑडिटर नीड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स ओवर द अमेंडेड एक सेकेंड, over the amended part of financial statements। ऑडिटर ने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। अब क्या होगा? ऑडिटर शुड इशू ईदर द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट विद न्यू डेट या फिर ओरिजिनल रिपोर्ट दे दे विद कमेंट ऑन एडिशनल प्रोसीजर्स विद न्यू डेट। अब ऐसी रिपोर्ट जिसमें एक डेट पहले से थी, एक डेट और डाल दी गई, इस रिपोर्ट को नाम दे दिया जाता है किसका? ड्यूअल डेटिंग रिपोर्ट का। बट जनरली ऑडिटर ऐसी ड्यूअल डेटिंग रिपोर्ट्स नहीं इशू करते। वो क्या करते हैं? ऑल टुगेदर एक नई रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं एक नई डेट के साथ, और रिपोर्ट में आप एक अदर मैटर पैरा डालेंगे जिसमें आप बताएंगे कि जो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो अमेंडमेंट हुई है, या जिसको आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स का नाम भी दे सकते हैं, उसके ऊपर आपने कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं। लेकिन यदि मैनेजमेंट कर देती है मना और कहती है नहीं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करेंगे, अब क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक इशूड नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने से मना कर दिया कि ऑडिट रिपोर्ट किसके पास है। यदि मेरे पास ही ऑडिट रिपोर्ट है, मैंने अभी तक हैंडओवर नहीं की थी मैनेजमेंट को, तो मैं मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा। इशू मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इफ ऑडिट रिपोर्ट नॉट येट डिलीवर्ड टू मैनेजमेंट। लेकिन यदि मैं ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी मैनेजमेंट को हैंडओवर कर चुका हूं और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने से कर दिया मना, तो उस सिचुएशन में मैं मैनेजमेंट को कहूंगा मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इशू करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, इफ रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू मैनेजमेंट, ask the management not to issue the audit report with financial statement, but इसके बावजूद मैनेजमेंट ने मेरी रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं किया और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर दिया, देन आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ कर लीजिए एंड टेक प्रिवेंटिव एक्शन सो एज टू प्रिवेंट यूजर्स रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। अब मेरे पास दूसरा केस आ जाता है। दूसरा केस क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी इशू हो चुकी थी शेयर होल्डर्स को, तो अब क्या करूं मैं? मैनेजमेंट से डिस्कशन करिए और देखिए क्या देयर इज ए नीड टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड आस्क फॉर रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर देती है तब तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन यदि मैनेजमेंट डिनाई कर दे तो मैं क्या करूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी इशूड हो चुकी है, इसका मतलब मेरी ऑडिट रिपोर्ट भी ऑलरेडी इशूड हो चुकी है। देन टेक द प्रिवेंटिव एक्शन टू प्रिवेंट यूजर्स रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। दैट मींस आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ करेंगे, पब्लिक नोटिस देंगे कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई ना किया जाए। लेकिन यदि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने के लिए एग्री हो जाती है, in that situation auditor need to perform additional procedures on the amended financial statement and issue a revised audit report. Auditor should perform additional procedure and issue a new audit report, और इस audit report के अंदर एक emphasis of matter para को incorporate किया जाएगा along with the reasons why the financial statements are being revised। और ऑडिटर इंश्योर करेगा कि ऑल द पर्संस जिनको ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई थी उनको ये न्यू ऑडिट रिपोर्ट भी मिली है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए।
नवंबर 10 में एक क्वेश्चन आया हुआ है केस स्टडी बेस्ड। ए कंपनी लिमिटेड, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में 1.5 करोड़ रुपीस बीइंग द अरियर ऑफ सैलरीज एंड वेजेस फॉर लास्ट 2 years एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल नेगोशिएशंस को इंक्लूड नहीं किया, नॉट इंक्लूडेड। ये नेगोशिएशन कंक्लूड हो गई थी 30 अप्रैल को। ऑडिटर बैलेंस शीट साइन कर रहा है 31 मई को। ऑडिटर की नॉलेज में ये नेगोशिएशन आ गई 15 मई को। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करे, करेक्शन करो, प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन नहीं बनाते हैं देन मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट। इसी तरह से ये एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ये एग्जांपल तो आप अकाउंट्स में पढ़ते ही हैं बहुत बार कि लाइक एक फायर हो गई 15 मई को, 50 लाख का मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुई थी टिल डेट ऑफ फायर, मैनेजमेंट ने कोई प्रोविजन नहीं बनाया, तो क्या ये इवेंट्स इट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट? ये एडजस्टमेंट रिक्वायर करता है ओनली व्हेन गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाउएवर, यदि गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं हो रहा देन सिंपल डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। फिर ये एक क्वेश्चन है नवंबर 18 का, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है बट आंसर बहुत सिंपल है। ये आपके होमवर्क में आप कर लेंगे, बस यही क्वेश्चन थे इसके। फैक्ट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन, फैक्ट्स में, हाँ ये क्वेश्चन फैक्ट्स के ऊपर ही है, मैं करा देता हूं। अमुधन एंड कंपनी ऑडिटर हैं और उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन की कब? 4 मई को। जनरल मीटिंग होनी है अगस्त में। 6 मई को कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से एक कम्युनिकेशन मिलती है, उनका 5800 करोड़ रुपीस जो इंसेंटिव पेंडिंग था वो अप्रूव हो गया। किस ईयर का था वो? पिछले साल का। और ये अमाउंट उनको पे कर दिया जाएगा मई से पहले पहले। सीएफओ से जब पूछा गया तो उसने कहा ये अमाउंट हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया था पहले, बिकॉज ये अमाउंट रिलीज नहीं हुआ था, अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं गवर्नमेंट अप्रूव करेगी या नहीं करेगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अमेंड कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 8 मई को और ऑडिटर को रिक्वेस्ट की एक फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो। क्या ऑडिटर फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इशू करें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड की गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू ही नहीं की गई थी, इशू होने से पहले ही अमेंड हो गई, तो डेफिनेटली ऑडिटर को इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करना चाहिए और जो अमेंडमेंट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उन पर अपने एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करें। और 2 तरीके हैं उसके पास, चाहे तो वो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक एडिशनल पैरा डाल दें या फिर ऑल टुगेदर एक नई ऑडिट रिपोर्ट बना करके दे दें। जनरली एक नई ऑडिट रिपोर्ट बना करके दे दी जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसए 560 एंड इट्स क्वेश्चंस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है एसए 570 गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न के बारे में अकाउंटिंग एस्पेक्ट आपको पता ही है, जहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस एक कंटिन्यूइंग एंटिटी है, बिजनेस की ना तो ऐसी कोई इंटेंशन है ना ही ऐसी कोई जरूरत है टू ईदर टू कर्टेल और शट डाउन एनी एक्टिविटी और बिजनेस ऑपरेशंस। नाउ प्राइमरीली गोइंग कंसर्न की असेसमेंट मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है, बिकॉज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, और अकाउंट्स को फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के बेसिस पर ही तैयार किया जाता है। एंड इफ any of the fundamental accounting assumption is not being followed, then there is a requirement under the related accounting standard, then disclosure needs to be given. So now यदि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर बनाया है तो एक रिक्वायरमेंट है, क्या बेस था उनका गोइंग कंसर्न को यूज करने का, क्या उन्होंने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस की असेसमेंट की है या नहीं की। यदि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की गई है तो कितना पीरियड मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया है उस असेसमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को, उसके बाद मैनेजमेंट ने
आगे का एक पीरियड सेलेक्ट किया जिसमें उन्होंने देखा कि क्या ऐसे कोई इंडिकेशंस हैं जहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम एराइज हो सकती है, हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने आ रही है तो क्या उसके कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। तो मैनेजमेंट को ये सारी असेसमेंट करनी होती है और इस असेसमेंट के लिए उनको कम से कम आगे का 12 महीने का पीरियड चूज करके रखना है। जैसे 31 मार्च 2020 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उनको अप टू 31 मार्च 2021 तक 12 महीने तक फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेटिंग इंडिकेटर एंड ऑल अदर इंडिकेटर्स उनको कंसीडर करके चलना है कि क्या ऐसा कोई भी इंडिकेशन है कि जिसके कारण हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। लाइक रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है या लेबर अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। जैसे जो लॉकडाउन का पीरियड था, मार्च में स्टार्ट हुआ, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर चलता रहा वो कुछ समय तक। तो नाउ ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट को देखना है कि क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस लॉकडाउन के कारण बहुत इंडस्ट्रीज लाइक होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री काफी एडवर्सली अफेक्ट हुई है। तो उसके अंदर जैसे छोटे छोटे होटल्स हैं या कोई टूरिस्ट ऑपरेटर है, टूरिज्म की कंपनीज हैं, तो उनको इस एनालिसिस को करना ही पड़ेगा कि क्या वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। एंड एट द सेम टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है उनके लिए लेबर एक कॉज बन सकती है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, क्या वो मैनेज हो पाएंगी सब चीजें या नहीं हो पाएंगी। ये सारा काम करना किसकी ड्यूटी में आता है? ये सारा काम करना मैनेजमेंट की ड्यूटीज में आता है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? ऑडिटर चेक करेगा क्या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस को असेस किया है। यदि असेस किया है तो मैनेजमेंट ने किन किन फैक्टर्स को कंसीडर किया है इस असेसमेंट को करने के लिए। क्या मैनेजमेंट की असेसमेंट एप्रोप्रिएट थी? क्या मैनेजमेंट ने कम से कम 12 महीने का पीरियड सेलेक्ट किया? यदि मैनेजमेंट ने 12 महीने से कम पीरियड को सिलेक्ट किया तो ऑडिटर के रिस्पॉन्स क्या होंगे। यदि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस की असेसमेंट ही नहीं की तो किस बेसिस पर बुक्स को बनाया गया है, ऑडिटर किस तरीके से इन चीजों को इंश्योर करेगा कि गोइंग कंसर्न की एजम्पशन आपने ली है बट आपने उसकी असेसमेंट तो की नहीं है, तो उसके ऊपर ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होंगे। और यदि ऑडिट करते वक्त उसने जब स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज की तो क्या उसकी नॉलेज में कोई ऐसे इंडिकेशंस आए जिसके कारण ये लगे कि गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस एप्रोप्रिएट नहीं है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन को यूज करना एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। सो इस स्टैंडर्ड के अंदर जो हमारा मेन वर्क आ जाता है वो ऑडिटर के प्रोसीजर्स के ऊपर है। ऑडिटर के प्रोसीजर्स जिसमें हम उसका एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जिसके अंदर उसको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है हाउ द मैनेजमेंट असेस द गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट ने किन फैक्टर्स को कंसीडर किया है, क्या पीरियड मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया है, वो सब चीजें मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और उसके लिए मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता हूं। एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, जो यदि मेरे सामने कुछ सिचुएशंस आए, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेस नहीं किया, मैनेजमेंट ने 12 महीने से कम का पीरियड लिया, या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेस किया लेकिन उनकी जो असेसमेंट है उसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं, तो उनके ऊपर मेरे क्या रिस्पॉन्स होंगे, वो सब इसमें इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें कवर अप करना है। सो स्टार्ट करते हैं। गोइंग कंसर्न का पहला प्रोसीजर, ऑडिटर का पहला प्रोसीजर जो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसके अंदर ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑडिटर नीड टू इंक्वायर द मैनेजमेंट एज टू मैनेजमेंट ने कैसे गोइंग कंसर्न की अजम्पशन की एप्रोप्रिएटनेस को असेस किया, कितना पीरियड मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया था इसकी एप्रोप्रिएटनेस को असेस करने के लिए, एंड द फैक्टर्स that are being considered by the management for the assessment of going concern. Auditor should remain alert throughout the audit for the evidences of events that may cause significant doubts on the entity's ability to continue as a going concern. आपको ध्यान हो तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, इंडिकेशंस हैं जिनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड अदर्स, और वो आप लोग कवर करते भी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था इंटर में भी और फाइनल में भी। ऑडिटर के रिस्पॉन्स,
ऑडिटर का पहला रिस्पॉन्स, सिचुएशन नंबर 1, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस को असेस ही नहीं कर रखा है। मैनेजमेंट से पूछिए आपने किस बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है। आस्क द मैनेजमेंट द बेसिस, आप किस बेस पर गोइंग कंसर्न को यूज करने की इंटेंशन रखते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पर बनाई है या लिक्विडेशन बेसिस पर बनाई है। मैनेजमेंट का कहना आपका दिमाग खराब हो रहा है, हमारी कंपनी सरवाइव करेगी, हम क्यों लिक्विडेशन बेस यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने गोइंग कंसर्न बेस पर बनाया, ठीक। अच्छा, गोइंग कंसर्न यूज कर रहे हैं आप, कैसे असेस किया। असेसमेंट की क्या जरूरत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आज सब कुछ ठीक चल रहा है, अगले 12 महीने में ठीक चलेगा इसकी क्या गारंटी है। अगले 12 महीने में आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या वो आपने असेस किए। मैनेजमेंट से पूछिए किस बेस पर गोइंग कंसर्न यूज करना चाह रहे हो। मैनेजमेंट का कहना है हमारे पास इतने सारे रिजर्व हैं, हमारे पास इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास कम से कम 2 साल तो फुर्सत ही नहीं है बैठने की, इतने ऑर्डर हैं हमारे पास, लेबर हमारी सिंसियर है, लेबर हमारी तरफ लॉयल है, हम लेबर को सेटिस्फाइड रखते हैं, इंडस्ट्री से बेटर हम पैकेजेस देकर रखते हैं अपने एम्प्लॉयज को, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या जरूरत थी। तो मैंने भी कहा यही तो होता है गोइंग कंसर्न में, और होता क्या है। अच्छा ठीक है, फिर अब मैनेजमेंट ने कोई फॉर्मल तरीके से असेसमेंट नहीं की, डिस्कशन के बेसिस पर आप अपने प्रोसीजर्स को डिटरमाइन कर लो, आपको कैसे परफॉर्म करना है आगे जाकर। एक तो इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है जब मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न को असेस नहीं किया। नंबर 2, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट के लिए जो पीरियड सेलेक्ट किया वो लेस देन 12 महीने का था। अब मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करिए आप रीअसेस करो फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ, कम से कम 12 महीने की असेसमेंट तो कर लो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं 31 मार्च 2021 तक आप गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस को असेस कर लीजिए। मैनेजमेंट असेस कर ले तो बात ही खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कि हम गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस को रीअसेस नहीं कर रहे एक्सटेंडेड पीरियड के ऊपर, देन ऑडिटर शुड कंसीडर इट्स इफेक्ट ऑन द ऑडिट एंड ऑडिट ओपिनियन। नाउ सिचुएशन नंबर 3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। ऑडिटर आइडेंटिफाई द इवेंट्स दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न को असेस किया है एक बात, तो इसका मतलब सिचुएशन 1 अप्लाई नहीं होगी। मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस में 12 महीने का पीरियड लिया, इसका मतलब सिचुएशन 2 अप्लाई नहीं होगी। मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेस कर रखा है, बट ऑडिटर के सामने ऐसे कुछ पॉइंट्स आ गए जिससे ऑडिटर को लग रहा है कि गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, या कुछ ऐसे फैक्टर है जिन्हें मैनेजमेंट कंसीडर करना भूल गई है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर शुड परफॉर्म द एडिशनल प्रोसीजर्स एज मेंशन बिलो। मैनेजमेंट के साथ टीसीडब्ल्यूजी के साथ उनके फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करिए और उन फ्यूचर प्लान्स की विजिबिलिटी फिजिबिलिटी उनको के ऊपर फोकस करिए। मैनेजमेंट का जो कैश फ्लो आना है फ्यूचर में, उस फोरकास्ट को इवैल्यूएट करिए। एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से एज टू देयर फ्यूचर प्लान्स। रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रीअसेस द गोइंग कंसर्न assumption बेस्ड अपॉन द इवेंट्स दैट बीन आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। रिव्यू द मिटिगेटिंग फैक्टर्स। मैनेजमेंट कह रही है हम इन सारी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर लेंगे। मिटिगेटिंग फैक्टर मतलब वो प्लान्स जिनके थ्रू गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। स्टडी द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन डिस्कस टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ गोइंग कंसर्न एंड इंक्वायर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये 3 स्पेशल सिचुएशन थी जो ऑडिटर को के सामने आ सकती है।
मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेस नहीं किया, या असेस किया तो जो पीरियड है वो 12 महीने से कम का है, पीरियड भी मान लीजिए 12 महीने या उससे ज्यादा का है, लेकिन प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या, मैनेजमेंट ने कुछ इवेंट्स को कंसीडर नहीं किया था, ऑडिटर को डाउट्स है। तो अब ऑडिटर ने अपने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, तो उनके बेसिस पर अब ऑडिटर की रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो अब हम चल रहे हैं आगे रिपोर्टिंग के ऊपर। बट कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनसे ऑडिटर को डाउट क्रिएट हो सकता है, ये आपके इवेंट्स, इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बैंक में पूरा एक क्वेश्चन कवर अप किया हुआ है, जिसमें सारे इवेंट्स लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नवंबर 2008 में भी आया है, नवंबर 17 में भी आया है, मई 19 में आया है, 3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इंटरमीडिएट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझाने वाली चीजें इसके अंदर है नहीं, लर्निंग आपको करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिकेशंस, ऑपरेटिंग इंडिकेशंस एंड अदर इंडिकेशंस, ये सारे इंडिकेशंस आपको याद रखने हैं। फाइनेंशियल इंडिकेशंस के कुछ एग्जांपल जैसे नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशंस, फिक्स टर्म बोरोविंग्स, मैच्योरिटी आ गई बट आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ कर ली गई, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, ऑपरेटिंग लॉस, डिविडेंड देने बंद कर दिए गए, ट्रेड पेएबल्स को आप टाइम पर पैसा नहीं दे पा रहे, लोन एग्रीमेंट की शर्तों का कंप्लायंस नहीं कर रहे, सप्लायर ने डिलीवरी कैश पर देना शुरू कर दिया, नए फाइनेंस आप अरेंज नहीं कर पा रहे। इसी तरह से ऑपरेटिंग चैलेंज, मैनेजमेंट की खुद की इंटेंशन है टू लिक्विडेट द एंटिटी, लॉस ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनल, मेजर मार्केट, लेबर प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, नए कंपटीटर का एमर्ज्ड होना। अदर इंडिकेटर, नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करोगे देन बिजनेस बंद हो सकता है। पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स यदि सक्सेसफुल हो गई दूसरी पार्टी की फेवर में, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। लॉ और रेगुलेशंस के चेंजेस जो आपके बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रोफ्स मींस नेचुरल कैलेमिटीज। नाउ अब इसके बाद फिर जो इसका रिपोर्टिंग का पार्ट है हमें उस पर चलना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड and audit evidences collected, auditor is required to conclude as to the appropriateness of going concern basis of accounting and report accordingly. ऑडिटर को कंक्लूजन लेना है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना है। कंक्लूजन, ऑडिटर ने कहा गोइंग कंसर्न गलत है जी, आपका गलत है तो ठीक है ना, एडवर्स ओपिनियन दे दीजिए। ऑडिटर ने कहा गोइंग कंसर्न ठीक है, लेकिन क्या कोई अनसर्टेनिटी है? ना ना, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दो। सब कुछ ठीक नहीं है, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, हां वो बात अलग है, मिटिगेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिसके कारण आप इस अनसर्टेनिटी में सरवाइव कर पाएंगे। तो अब ओपिनियन तो क्या होगी? अनमोडिफाइड ही होगी, क्योंकि आपने कहा गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, ओपिनियन तो अनमोडिफाइड होगी। लेकिन क्या आपने इन अनसर्टेनिटी के डिस्क्लोजर दिए या नहीं दिए? आपने यदि इनके डिस्क्लोजर्स दे दिए तो आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें, साथ में रिपोर्ट में एक पैरा डाल दें जिसको हम क्या नाम देते थे? MURG का, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। लेकिन यदि एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स नहीं दिए गए या डिस्क्लोजर्स दिए ही नहीं गए, ईदर डिस्क्लोजर्स नॉट गिवन और डिस्क्लोजर्स गिवन आर नॉट एप्रोप्रिएट, देन एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए, ईदर क्वालिफाइड और एडवर्स, ईदर क्वालिफाइड और एडवर्स। सो ये था हमारा SA 570। नो, अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लें साथ साथ। एक दो क्वेश्चन इसके काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कौन सा है वो क्वेश्चन?
हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन मई 18 के एग्जाम में आया हुआ है, मार्च 19 के मॉक टेस्ट पेपर में भी है, और मई 20 के जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर अभी अवेलेबल है 2020 के उसमें भी है। और यहां पर मेरा आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से वेरी करता है। उसका कारण क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है डिस्कशन के लिए। टोडल लिमिटेड हैज डेफिनेट प्लान ऑफ इट्स बिजनेस बीइंग क्लोज्ड within a short period from the close of accounting year ending 31st March 2020। इनका एक डेफिनेट प्लान है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई सेम बेसिस पर जिस पर वो पुराने पीरियड में बनाई गई थी, मींस गोइंग कंसर्न, जिसमें एक नोट दे दिया गया, और वो नोट क्या दिया गया कि जो बिजनेस है इट शैल सीज इन नियर फ्यूचर, shall cease and asset shall be disposed of। Statutory auditor indicate this matter as a key audit matter only as to a possible cessation of business। and आपसे पूछा गया आप कैसे कमेंट करेंगे। मुझे सबसे पहले आप लोग सोचिए और विचार करिए, क्या इस कंपनी में गोइंग कंसर्न को यूज करना चाहिए था। पहला क्वेश्चन, कंपनी का डेफिनेट प्लान है और नियर फ्यूचर में वो बिजनेस बंद करने वाले हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो क्या इसका मतलब ये नहीं बन रहा कि ये बिजनेस बंद होना डिसाइडेड है, मैनेजमेंट फाइनल डिसीजन ले चुकी है। जब मैनेजमेंट इसका फाइनल डिसीजन ले चुकी है तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी ओपिनियन है लिक्विडेशन बेसिस पर बननी चाहिए, और मुझे लगता है आप लोग भी शायद इस बात को एग्री करेंगे। यदि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पर बननी चाहिए थी और मैनेजमेंट ने इसको बनाया गोइंग कंसर्न पर, तो गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, ऑडिटर को एडवर्स रिपोर्ट इशू करनी चाहिए। ये मेरा आंसर है। मेरे हिसाब से यहां पर एक एडवर्स ओपिनियन इशू होनी चाहिए। हाउएवर इंस्टीट्यूट का आंसर ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और वो कहते हैं कि हां ये एक की ऑडिट मैटर है। मैं भी कह रहा हूं कि ये की ऑडिट मैटर है, मैंने भी मना नहीं किया कि ये की ऑडिट मैटर नहीं है, लेकिन जब आप एसए 701 को और 570 को दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं तो क्लियरली मेंशन है एसए 701 में कि यदि गोइंग कंसर्न का मैटर है वो डेफिनेटली एक की ऑडिट मैटर है, और रिपोर्टिंग एज पर एसए 570 होगी, रिपोर्टिंग एज पर एसए 570 होगी। की ऑडिट मैटर के अंदर रिपोर्टिंग नहीं आएगी। की ऑडिट मैटर पैरा में तो आप रेफरेंस दे देंगे सिर्फ उस पैरा का, बट रिपोर्टिंग तो गोइंग कंसर्न के ऊपर जाएगी। और इस केस में क्या, इस केस में मटेरियल अनसर्टेनिटी है। इंस्टीट्यूट ने जो इस केस में माना, इन्होंने कहा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और जिसके डिस्क्लोजर्स दे दिए गए हैं। मैंने भी माना ये दोनों बातें सही हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर दे दिए गए हैं, बट उन सबसे ऊपर एक पॉइंट होता था, ये मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है और गोइंग डिस्क्लोजर दे दिए गए, तो स्टडी मटेरियल कहता है या सजेस्टेड आंसर कहते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दो विद MURG। बट मेरा कहना यह है कि ये पॉइंट इस पर बेस्ड है, ये पॉइंट इस पर बेस्ड है, और ये पॉइंट इस पर बेस्ड है, और ये एग्जिस्ट नहीं करता उस क्वेश्चन में। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है ही नहीं, गोइंग कंसर्न तो इनएप्रोप्रिएट है, ये पॉइंट ही नहीं है, तो मैं आगे वालों को देखूं क्या? सोचने वाली बात है। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाया कि ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। रीजन क्या है कि यहां पर मेरा आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर पूरी तरह से डिफर कर रहा है। अब आप एग्जाम में क्या आंसर देकर आएंगे वो आपकी चॉइस है, मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से इसमें एडवर्स ओपिनियन होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, फिर एमटीपी में आया और लेटेस्ट एमटीपी में भी आया है, और उसमें भी इंस्टीट्यूट अपने व्यू पर कायम है। वो शायद इसलिए है
कि मैंने ना तो इंस्टीट्यूट को ना मैंने बताया, ना ही किसी और ने बताया होगा, शायद ना ही आप लोगों में से किसी ने बताया। अब इंस्टीट्यूट की नॉलेज में यह बात आई नहीं है अभी तक कि उनका आंसर गलत है। तो आप इस पर एक काम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की बोर्ड ऑफ स्टडीज को लिख सकते हैं इसके बारे में, और शायद यदि वो इसके ऊपर कोई जवाब दे दे तो अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। चलिए, ये था मेरा एक क्वेश्चन 570 का। बाकी इसके क्वेश्चन सारे सिंपल ही हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ दिस सीरीज, दैट इज SA 580। बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है रिटन रिप्रेजेंटेशंस का। क्या होती है? एक रिटन स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट या TCWG से रिक्वेस्ट की जाती है। रिक्वेस्ट कौन करता है? ऑडिटर। किस लिए? ईदर टू कंफर्म सर्टेन मैटर और टू सपोर्ट अदर एविडेंसेस, क्या WR एक ऑडिट एविडेंस है? डेफिनेटली इट इज ए ऑडिट एविडेंस बिकॉज इट इज ए रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी। ये इंक्वायरी का रिस्पॉन्स है जो ऑडिटर ने की थी मैनेजमेंट से। लेकिन क्या इसको हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट की कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं। रीजन, इट इज बीइंग गिवन बाय द मैनेजमेंट इटसेल्फ। इफ ऑडिटर ड्रॉ हिज कंक्लूजन ऑन एनी मैटर सोलली ऑन द बेसिस ऑफ WR, ये अप्रोच कभी भी सही नहीं मानी जा सकती, बिकॉज WR इटसेल्फ इज नॉट कंसीडर्ड एज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। WR किस फॉर्म में हो? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल लेटर एड्रेस टू द ऑडिटर। WR इज रिक्वायर्ड किस चीजों के ऊपर? नंबर 1, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू selection of appropriate FRF, preparation of financial statement as per the FRF, designing, implementation and maintenance of necessary internal control। मैनेजमेंट से आप एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे, मैनेजमेंट आपने अपनी सारी जिम्मेदारियों को फुलफिल किया है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आपने अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल किया है, तो ये WR मुझे किस समय लेनी चाहिए? नियर द एंड ऑफ ऑडिट, ऑडिट खत्म होने के समय, ताकि सारा का सारा पीरियड कवर हो सके मेरी ऑडिट का, और मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका था ऑडिट के। इसके अलावा WR आपको ले लेनी चाहिए ऑन अदर मैटर्स एज रिक्वायर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। WR शुड बी डेटेड एंड इन नो केस डेट शुड बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। क्यों? और WR इटसेल्फ इज अ ऑडिट एविडेंस। वो बात अलग है कि ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं है, बट ऑडिट एविडेंस तो है ना। और ऑडिट एविडेंस कब कलेक्ट किए जाते हैं? ऑडिट रिपोर्ट के बाद या ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले? डेफिनेटली पहले। टू द एक्सटेंट पॉसिबल डेट शुड बी नियर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नाउ अब बात आ जाती है हमारे सामने स्पेशल सिचुएशंस की। ऑडिटर ने WR रिक्वेस्ट की, किससे? मैनेजमेंट से या TCWG से। मैनेजमेंट ने WR दे दी और WR पर हमें कोई डाउट भी नहीं है, तो ठीक है, आप इसको ऑडिट एविडेंस ट्रीट कर लीजिए। लेकिन WR पर मुझे डाउट क्या? मैं तो कह रहा हूं आपकी WR गलत है। इसका मतलब मेरे को मैनेजमेंट की ईमानदारी पर, इंटीग्रिटी पर सफिशिएंट डाउट है। देन डिटरमिन इट्स पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिट एंड इशू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यदि सफिशिएंट डाउट एग्जिस्ट करता है एज टू द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा केस, WR मिली तो सही बट डाउटफुल है, मुझे नहीं पता मैं इस पर विश्वास करूं या ना करूं, डाउट है मुझे। एक तो तरीका है मैं कंफर्म्ड हूं बिल्कुल सही है, दूसरा तरीका मैं कंफर्म्ड हूं बिल्कुल गलत है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये सही है या गलत है, मैं डायलेमा में हूं, मैं डाउटफुल पोजीशन में हूं। और डाउटफुल हो तो प्रोसीजर परफॉर्म करो, परफॉर्म प्रोसीजर्स टू रिजॉल्व द डाउट। डाउट रिजॉल्व हो गया, या तो वो रिलायबल है या नॉट रिलायबल, यहां पर आ जाओगे आप। लेकिन यदि डाउट रिजॉल्व नहीं होता, आगे बढ़ो। इफ डाउट नॉट रिजॉल्व डिटरमिन इट्स पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन। अब बात आ गई कि यदि मैनेजमेंट ने WR देने से कर दिया मना,
यदि मैनेजमेंट ने WR देने से मना कर दिया तो क्या होगा? नंबर 1, डिस्कस विद मैनेजमेंट रीजंस फॉर डिनायल। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को दोबारा से रीइवैल्यूएट करिए, और यदि मैनेजमेंट के रीजन आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगते हैं और आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर डाउट है, देन इशू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये एसे 580 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एज टू वेरियस स्पेशल सिचुएशन। इसके आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पर्टिकुलरली उन सिचुएशंस के जब मैनेजमेंट ने WR देने से मना कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, रिटन रिप्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स क्या हैं। मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन, आप क्या करेंगे? ऑडिटर ने मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट के ऊपर ही बिना कोई और फर्दर प्रोसीजर किए अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, क्या वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है ये डेट एंड पीरियड ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन पर। रिटन रिप्रेजेंटेशन शुड कवर द एंटायर पीरियड ऑफ ऑडिट एंड इट शुड बी रिसीव्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर एक फ्रॉड के रिलेशन में क्वेश्चन है, ये कर लेंगे आप, ऐसे 240 के साथ आएगा। ये हम ऑलरेडी ऐसे 540 के अंदर डिस्कस करके आए हुए हैं क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चंस थे इसके। सो विद दिस हमारा जो टॉपिक था आज का 560 का, 570 का एंड 580 का, ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर से और नेक्स्ट सेशन में हम रिवीजन कवर अप करेंगे 200 की सीरीज की, 200 की सीरीज की। तो इस सेशन को यहीं पर करते हैं ओवर, और नेक्स्ट सेशन से 200 की सीरीज से स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।